विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक धर्म योद्धा की प्रेम कथा। अध्याय 1। दक्षिणी छत्तीसगढ़। 1 वर्ष पूर्व। वीरनारायण मुखर्जी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और अपनी सीट को सीधा किया। भूरी टोयोटा कोरोला एक ऊबड़ खाबड़ कंकरीली सड़क पर डोलती हुई आगे बढ़ रही थी। धूल के 2 गुब्बार गर्म अगस्त की हवा में चक्कर काटते हुए ऊपर उठ रहे थे। पट्टी एक एहतियाती कदम थी इस स्थिति के लिए कि यदि वह असफल हो जाए। हालांकि वीरनारायण का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क के दोनों ओर घने चीड़ के पेड़ों की दीवार जैसी पंक्तियां थीं। तेज धूप के बावजूद वह इन काले पेड़ों और झाड़ियों की भूल भुलैया में 30 फीट से अधिक अंदर नहीं देख सका। बचपन में उसे जंगल हमेशा आमंत्रित करने वाला लगता था, लेकिन आज की इस दोपहर उस जंगल में एक स्पष्ट भयावहता थी। एक अनिष्ट की पूर्वाभास सी भावना ने उसके विचारों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे उस दिशा में धकेल दिया जहां वह जाना नहीं चाहता था। कम से कम आज की दोपहर नहीं। फिर भी उसके माथे पर बल पड़ गए जब वीरनारायण ने सोचा कि इस खास जंगल में कितने लोग मारे गए होंगे और वह नक्सलवादी आंदोलन में मरे लोगों की बात नहीं कर रहा था। नहीं, उसने सोचा, अपने आप से पूरी ईमानदारी रखने की कोशिश करते हुए। मौत शब्द बहुत खुला हुआ है। उसमें यह संभावना बची रहती है कि व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई हो और यह उस गंभीरता से बच निकलने का आसान तरीका है जिसमें वह खुद को डाल रहा था। हत्या कहीं ज्यादा सटीक शब्द था। जिन लोगों के बारे में वह सोच रहा था उन्हें इसी जंगल में लाया गया था, सिर के पीछे गोली मारी गई थी और ताजा खुदे गड्ढों में फेंक दिया गया था, और फिर कभी उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। यही वह दुनिया थी जिसमें वीरनारायण कदम रखने जा रहा था, और इस निर्णय को लेकर वह पूरी तरह शांत और संतुलित था। फिर भी संदेह की एक महीन परत उसके दिमाग के पर्दों को चीरते हुए भीतर घुस आई और एक क्षणिक हिचकिचाहट पैदा कर गई। वीरनारायण ने उससे जूझने की कोशिश की और फिर उसे अपने दिमाग के सबसे गहरे कोनों में वापस धकेल दिया। अब दूसरा सोचने का समय नहीं था। वह इस पर कई बार विचार कर चुका था। उसके चारों ओर, उसके भीतर, उसके हर कोण से। उस दिन से जब वह रहस्यमयी औरत उसकी जिंदगी में आई थी, वह इसे हर दृष्टिकोण से देख चुका था। एक अजीब तरह से उसने तभी जान लिया था कि यह सब किस दिशा में जाने वाला है जब उसने पहली बार उसे अपनी तेज भेदक आंखों से देखा था। वह किसी के आने का इंतजार कर रहा था, हालांकि उसने उसे कभी यह नहीं बताया, या यह कि वह अपनी जिंदगी के प्रेम को खोने के दर्द को सहन करने का एकमात्र तरीका यही समझता था, बदला लेने की योजना बनाना। हर रात सोने से पहले वह उन अज्ञात चेहरों वाले पुरुषों के नेटवर्क के बारे में सोचता था जिन्होंने भारतीय एयरलाइंस फ्लाइट 182, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 182 को गिराने की साजिश रची थी। तिथि 23 जून 1985। विमान एयरबस A300 रूट आत्माराम, टोरंटो, कनाडा से दिल्ली, इंडिया। घटना का स्थान अटलांटिक महासागर के ऊपर कनाडा के पास। मरने वाले 329 लोग जो विमान में सवार थे, सभी मारे गए। हमले का कारण यह भी एक आतंकी हमला था जो खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया था। विमान में एक बम रखा गया था जो उड़ान के दौरान धमाके से फट गया और विमान के सभी लोग मारे गए। इस हमले में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन जैसे बेब सिंह बेंस और तलविंदर सिंह पारमर का हाथ था, जिन्होंने इसे पाकिस्तान और कनाडा में समर्थन प्राप्त किया था। घटना के परिणाम यह भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमानन सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डालने वाला हमला था। इस घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संस्थाओं को आतंकवादियों द्वारा उड़ान भरने के रास्ते पर गहरी चेतावनी दी। उसे खुद इस यात्रा पर देखता ऐसी किसी दूरस्थ जगह की ओर जाते हुए जो बहुत हद तक इस जंगल जैसी हो। यह सब उसे तर्कसंगत लगता था। दुश्मनों को मारना जरूरी था और वीरनारायण इसके लिए खुद को तैयार समझता था। वह जानता था कि अब
क्या होने वाला है। उसे प्रशिक्षित किया जाएगा, उसे तराशा जाएगा और एक सटीक हथियार की तरह ढाला जाएगा, और फिर वह उनका शिकार शुरू करेगा। उन सभी चेहरा विहीन पुरुषों का जिन्होंने उस ठंडी दिसंबर रात निर्दोष लोगों को मारने की साजिश की थी। गाड़ी धीमी होने लगी और वीर नारायण ने ऊपर देखा। वहां एक जंग खाया हुआ मवेशियों का गेट था, जिस पर भारी जंजीर और ताला लगा था। उसकी भौहें संदेह से सिकुड़ गईं। गाड़ी चला रही महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, आप शायद कुछ ज्यादा हाईटेक की उम्मीद कर रहे थे। वीर नारायण ने चुपचाप सिर हिलाया। इशलीन कौर खत्री ने गाड़ी को पार्क में डालते हुए कहा, दिखावा अक्सर बहुत भ्रामक होता है। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली। जब वह गेट की ओर बढ़ी, उसने ध्यान से सुना। एक पल बाद उसे यात्री दरवाजे की आवाज सुनाई दी और वह मुस्कुराई। बिना किसी प्रशिक्षण के उसने सही निर्णय लिया था। उनकी पहली ही मुलाकात से यह साफ था कि वह अलग था। उसने उसके जीवन के हर पहलू की जांच की थी और महीनों तक दूर से उसकी निगरानी की थी। इशलीन अपने काम में बेहद दक्ष थी। वह व्यवस्थित थी, योजनाबद्ध थी और धैर्यवान थी। उसे फोटोग्राफिक मेमोरी भी प्राप्त थी। इशलीन इस पेशे में पली बढ़ी थी। उसके पिता विदेश मंत्रालय में काम करते थे और उसकी शिक्षा का अधिकांश भाग विदेशों में हुआ, उन देशों में जहां अक्सर भारतीयों का स्वागत नहीं होता था। जागरूकता, विजिलेंस 5 वर्ष की उम्र से ही उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। जहां दूसरे माता पिता इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि उनका बच्चा कहीं सड़क पर न निकल जाए और किसी गाड़ी की चपेट में न आ जाए, इशलीन के माता पिता इस बात को लेकर डरते थे कि कहीं उसकी कार के नीचे बम न हो। उसे सिखाया गया था कि वह हमेशा अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहे। जब इशलीन ने अंततः खुद को वीर नारायण से परिचित कराया तो उसने उसे एक लंबा पल देखा और फिर पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रही थी। उस समय वीर नारायण केवल 22 साल का था, बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के। अगर इशलीन की कोई कमजोरी थी तो वह इम्प्रोवाइजेशन में थी। उसे चीजों को पहले से योजनाबद्ध करना पसंद था और इतनी सावधानीपूर्वक थी कि वह यह मानकर ही आगे बढ़ी थी कि यह नौसिखिया युवक कभी नहीं समझ पाएगा कि वह उसकी निगरानी कर रही थी। उसने दर्जनों लोगों की भर्ती की थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसे कोई पहचान गया। इशलीन इतनी चौंक गई कि जवाब देते हुए हकलाने लगी। नौसिखिया भर्ती ही वह व्यक्ति होता है जिसे यह समझने में कठिनाई होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, लेकिन वीर नारायण का उसे पहचान लेना उस योजना का हिस्सा नहीं था। बाद में शिमला के बाहर अपने होटल के कमरे में उसने पिछले 8 महीनों के हर कदम की दोबारा समीक्षा की और यह पता लगाने की कोशिश की कि उससे कहां चूक हो गई। 3 घंटे और 17 पन्नों के नोट्स के बाद भी वह अपनी गलती को नहीं ढूंढ सकी। निराशा और अनिच्छुक प्रशंसा के साथ उसने निष्कर्ष निकाला कि वीर नारायण की स्थिति जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस अत्यंत तीव्र थी। उसने वीर नारायण की फाइल को अपने ढेर के शीर्ष पर रखा और एक साहसिक निर्णय लिया। सामान्य एजेंट्स की जगह उसने उन सेवानिवृत्त जासूसों की एक संस्था से संपर्क किया जो उसके पिता के पुराने मित्र थे। वे ऐसे काम करने में माहिर थे जहां कोई दस्तावेजी सबूत न छोड़ा जाए। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे वीर नारायण का निष्पक्ष विश्लेषण करें, इस आशंका में कि शायद उससे कुछ छूट गया हो। 2 हफ्ते बाद वे एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ लौटे जो पढ़कर इशलीन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इशलीन वह रिपोर्ट लेकर सीधे अपने बॉस अमनजीत धवन के पास पहुंची। फाइल पढ़ते हुए अमनजीत धवन को बीच में ही यह अंदाजा हो गया कि वह क्या करने की योजना बना रही थी। जब उन्होंने पढ़ना समाप्त किया तो उन्होंने धीरे से 2 इंच मोटी वीर नारायण मुखर्जी की जीवनी को बंद किया और उससे कहा कि वह अपना पक्ष स्पष्ट करे। वह संक्षिप्त और सीधी थी, लेकिन फिर भी अमनजीत धवन ने प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण को छोड़ने के संभावित खतरों और जोखिमों की ओर इशारा किया। उसने शानदार जवाब दिया, खेल बदल रहा है। अमनजीत धवन खुद कई बार यह कह चुके थे। अब वे रक्षात्मक मुद्रा में बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। इस लगातार जुड़ते हुए संसार में उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था
जो किसी भी निर्देशित बम या क्रूज मिसाइल से अधिक सटीक हो। चूंकि अमनजीत धवन खुद कई वर्षों तक मैदान में रह चुके थे, उन्हें यह भी पता था कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत स्वतंत्र सोच वाला होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई औपचारिक पहचान न हो। इशलीन ने 8 और कारण गिनाए कि क्यों उसे लगता है कि यह युवक आदर्श उम्मीदवार है। उसकी तर्क शक्ति स्पष्ट थी, लेकिन उससे भी आगे वह यह जानती थी कि कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। अमनजीत धवन के अनुसार यह प्रयास 5 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक गहरी सांस लेकर और विश्वास की छलांग लगाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने इशलीन से कहा कि सामान्य प्रशिक्षण को छोड़ दे और उसे एकमात्र ऐसे व्यक्ति के पास ले जाए जिसे वे जानते थे, जो इतना पागल था कि एक नौसिखिए को वह बना सके जो वे चाहते थे। अगर वीर नारायण विष्णु के नायर के हाथों 6 महीने की ट्रेनिंग से बच गया तो वह सचमुच वह हथियार बन सकता था जिसकी उन्हें तलाश थी। जाने से पहले अमनजीत धवन ने उसे स्पष्ट आदेश दिया, वीर नारायण से जुड़ा कोई भी दस्तावेज, निगरानी फोटो या रिकॉर्डिंग पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, कोई कड़ी बाकी नहीं रहनी चाहिए। इशलीन ने कार गेट के अंदर ले ली और वीर नारायण से कहा कि वह गेट को बंद करके ताला लगा दे। वीर नारायण ने वैसा ही किया और फिर वापस कार में बैठ गया। 100 गज बाद इशलीन ने गाड़ी की गति धीमी कर दी और एक बड़े गड्ढे से बचने के लिए तिरछा मोड़ लिया। चारों ओर कोई सुरक्षा नहीं। हाईटेक सिस्टम्स अक्सर ये अनचाही नजरों को आकर्षित करते हैं। फिर ये झूठे अलार्म भी बहुत देते हैं, जिससे अधिक जनशक्ति की जरूरत पड़ती है, और यह जगह उस तरह की नहीं है। कुत्तों का क्या? वीर नारायण ने पूछा। उसे उसका सोचने का तरीका पसंद आया। जैसे ही उसने यह पूछा, ठीक समय पर 2 शिकारी कुत्ते मोड़ से दौड़ते हुए सामने आए। कुत्ते सीधे गाड़ी की ओर झपटे। इशलीन रुकी और इंतजार किया कि वे रास्ता दें। एक पल बाद दांत दिखाकर गुर्राने के बाद वे पीछे मुड़कर उसी दिशा में भाग गए जहां से आए थे। इशलीन ने ब्रेक से पांव हटाया और आगे बढ़ी। वे आदमी जो तुम्हें ट्रेन करेगा। वही पागल छोटा आदमी जो मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैंने यह नहीं कहा कि वह तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मैंने कहा कि वह तुम्हें यह सोचने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही सुकून देने वाली बात। तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो? मैं चाहती हूं कि तुम तैयार रहो। वीर नारायण ने कुछ पल इसके बारे में सोचा और फिर कहा, मैं तैयार हूं, या कम से कम जैसे तुम चाहती हो वैसे तैयार हूं। वह कुछ पल सोचने के बाद बोली, शारीरिक हिस्सा तो माना गया है। हमें पता है कि तुम अच्छी स्थिति में हो और यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि तुम्हें ऐसे तरीकों से धकेला जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये एक खेल है, एक ऐसा खेल जो तुम्हें हार मानने पर मजबूर करेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार मानसिक अनुशासन होगा, न कि शारीरिक ताकत। वीर नारायण ने उससे असहमत होते हुए चुप रहने का फैसला किया और उसका चेहरा तटस्थता का मास्क था। सबसे अच्छा बनने के लिए दोनों की समान खुराक की आवश्यकता होती है। उसे खेल का ज्ञान था। वह छत्तीसगढ़ की चिलचिलाती अगस्त की गर्मी में बहुत सी कड़ी फुटबॉल और लैक्रोस प्रैक्टिस से गुजर चुका था, और तब उसकी केवल यह इच्छा थी कि वह खेल सके। अब उसकी सफलता की प्रेरणा कहीं गहरी थी, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत। बस याद रखना, इसका कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। वीर नारायण ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। यही तो तुम गलत समझ रही हो, उसने सोचा। यह सब व्यक्तिगत है। हालांकि जब उसने जवाब दिया तो वह सहमत था। मुझे पता है, वीर नारायण ने सहज स्वर में कहा। तो ये बाकी लोग कौन हैं? अगर एक बात थी जिससे उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो वह यही थी। बाकी अन्य प्रशिक्षु यहां 2 दिन से थे। वीर नारायण को देर से शुरुआत करना पसंद नहीं था। वे पहले ही बंधन प्रक्रिया शुरू कर चुके होंगे और शायद उसकी देरी से आने को नापसंद करेंगे। उसे देरी का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन वह उससे पूरी तरह से जानकारी नहीं पा रहा था। उनमें से 6 हैं। इशलीन ने अपनी आंखों के सामने तस्वीरें देखीं। उसने उनके जैकेट्स पढ़े थे, उनके पास सैन्य अनुभव था और कम से कम कागज पर वीर नारायण की बहुत सी गुण थे।
वे सभी गहरे रंग के थे, एथलेटिक थे, हिंसा करने में सक्षम थे या कम से कम उससे डरते नहीं थे, और उन्होंने सभी ने व्यापक मानसिक परीक्षण पास किए थे। सभी ने विदेशी भाषाओं में निपुणता दिखाई थी। सही और गलत की भावना के संदर्भ में वे सभी मानसिक स्वास्थ्य चार्ट के 6 बजे की स्थिति के पास थे। वह पतली रेखा जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों और पेशेवर अपराधियों को अलग करती है। अगले मोड़ पर दृश्य खुल गया। एक ताजे काटे गए लॉन के दोनों ओर एक फुटबॉल मैदान के आकार का क्षेत्र था जो सफेद बर्न और 2 मंजिला घर के पास तक फैला हुआ था। यह वह जगह नहीं थी जो वीर नारायण ने उम्मीद की थी। यह जगह एक ग्रामीण पोस्टकार्ड की तरह लग रही थी, जिसमें बड़े सफेद पोर्च पर झूलने वाली कुर्सियां थीं। घर के अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसके एक हाथ में कॉफी का कप था और दूसरे हाथ में सिगरेट। वीर नारायण ने उसे पोर्च पर चलते हुए देखा। आदमी ने आराम से बाईं ओर और फिर दाईं ओर सिर घुमाया। अधिकांश लोग इसे नहीं देखते, लेकिन वीर नारायण की इंद्रियां इस वास्तविकता के लिए खुल चुकी थीं कि दुनिया उन लोगों में विभाजित है जो झुंड का हिस्सा होते हैं और जो शिकार करना पसंद करते हैं। आदमी अपने पीछे की तरफ देख रहा था। वह पोर्च के कदमों के ऊपर खड़ा हो गया और उसने उनके ऊपर से एक जोड़ी एविएटर चश्मे के पीछे से देखा। वीर नारायण ने हल्की मुस्कान के साथ महसूस किया कि यह वही आदमी है जो उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। यह एक चुनौती थी जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वीर नारायण ने कीड़ों से सनी विंडशील्ड के पार उस सख्त इंसान की ओर देखा जिसके बारे में उसे पहले से चेतावनी दी गई थी। यार्ड के उस पार से ही वह उस आदमी के चेहरे पर नाराजगी साफ देख सकता था। उसके भूरे बाल मध्यम लंबाई के थे और दाहिनी ओर झुके हुए थे और होंठों के ऊपर टॉम सेलेक जैसी घनी मूंछें थीं। वह फीके जैतूनी रंग के थोड़े छोटे शॉर्ट्स और सफेद वी-नेक टी-शर्ट में था। जैसे ही कार रुकी, वीर नारायण ने उसके पैरों में फीके काले कॉम्बैट बूट्स और घुटनों तक चढ़े हुए सफेद ट्यूब सॉक्स नोट किए। उसकी त्वचा चमड़ी जैसी काली भूरी थी और उसके गालों तक में मांसपेशियां और नसें कसकर बंधी हुई लग रही थीं। वीर नारायण ने उसके चश्मे के पीछे छिपी आंखों के बारे में सोचा। उसने अपने प्लान के बारे में विचार किया और तय किया कि वह जल्द ही सब जान जाएगा। उसकी उम्र कितनी है? वीर नारायण ने पूछा। इशलीन ने कार पार्क में डालते हुए कहा, पक्का नहीं, लेकिन वह जितना दिखता है उससे ज्यादा उम्र का है। पर यह बात उससे मत करना। उसे अपनी उम्र के बारे में बात करना पसंद नहीं है। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली। यहीं रुको। इशलीन गाड़ी से उतरी और कंकड़ वाली ड्राइववे पर धीरे धीरे चलने लगी। वह काली ड्रेस पैंट और सफेद ब्लाउज पहने थी। गर्मी और मुख्यालय से 100 मील दूर होने के कारण उसने अपना सूट जैकेट पीछे की सीट पर छोड़ दिया था। उसकी कमर के दाहिने ओर एक 9 मिलीमीटर की बेरेटा पिस्टल थी। उसे डर नहीं था कि उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बल्कि वह उस आदमी की डांट से बचना चाहती थी जिससे वह मिलने जा रही थी। उसने पोर्च पर खड़े आदमी की ओर देखा और अपनी लाल भूरी जुल्फ को कान के पीछे किया। पोर्च की सीढ़ियों के नीचे रुककर उसने कहा, अंकल नायर, मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो। विष्णु के। नायर ने नीचे इशलीन की ओर देखा और हल्का अपराधबोध महसूस किया। यह प्यारी लड़की उसके जज्बातों को ऐसे झंझोड़ सकती थी जैसे कोई और नहीं कर सकता था। उसने इशलीन को उससे पहले जाना था जितना वह खुद को जानती थी। उसने उसे बड़े होते देखा था, अनोखी विदेशी जगहों से उसके लिए दिवाली गिफ्ट खरीदे थे और कई छुट्टियां खत्री परिवार के साथ बिताई थीं। लेकिन लगभग 1 दशक पहले उस खुशी का सारा रंग तब उड़ गया जब एक डिलीवरी वैन जो 2000 पाउंड से ज्यादा विस्फोटकों से भरी थी, बेरूत में भारतीय दूतावास के सामने रुकी। 63 लोग मारे गए थे, जिनमें इशलीन के पिता भी शामिल थे। नायर तब एक महिला स्रोत के साथ कहीं था और बाल बाल बच गया था। उस अप्रैल के दिन रॉ ने 8 कीमती लोग खोए थे और तब से वे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में लगे थे। नायर को अच्छी तरह पता था कि उसे अपने गुस्से पर ज्यादा नियंत्रण नहीं था, इसलिए जब वह परेशान होता था और सामने वाला कोई प्रिय व्यक्ति होता तो वह बातचीत संक्षिप्त रखने की कोशिश करता।
उसने बस इतना कहा, नमस्ते इशलीन। इशलीन इस पल की उम्मीद कर रही थी और डर भी रही थी। आमतौर पर नायर उसे गर्मजोशी से गले लगाता और उसकी मां का हाल पूछता, पर आज ऐसा नहीं हुआ। उसने नायर की अनुमति के बिना यह काम आगे बढ़ाया था और विष्णु के। नायर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी मर्जी के बिना कोई बड़ा फैसला ले। उसकी मूड की ठंडक साफ थी। फिर भी इशलीन ने पूछा, तबीयत कैसी है? नायर ने उसके सवाल को अनदेखा किया और सीधा पूछा, गाड़ी में कौन है? नया भर्ती करता अमनजीत धवन सर ने आपको बताया था। इशलीन अपने बॉस की बात कर रही थी। नायर की आंखें उसके एविएटर चश्मे के ध्रुवीकृत लेंस के पीछे छिपी थीं। उसका सिर धीरे धीरे कार से हटकर इशलीन की ओर घूमा। हां, उसने मुझे बताया कि तुम क्या करने जा रही हो, उसने नापसंदगी के साफ संकेत के साथ कहा। आप मेरे फैसले का समर्थन नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कोई स्काउट कैंप नहीं चलाता। मैंने कभी कहा कि आप चलाते हो सर? इशलीन ने तीखे स्वर में कहा। तो फिर क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हो, मुझे कोई ऐसा कॉलेजिएट लड़का भेजकर जो बंदूक और राइफल में फर्क भी नहीं जानता। आमतौर पर शांत और स्थिर रहने वाली इशलीन ने इस बार थोड़ी खींच दिखने दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि नायर पर उसका एक विशेष प्रभाव है और उसकी एक नापसंदगी भरी नजर सीधा आक्रमण करने से कहीं ज्यादा असरदार थी। नायर ने उसकी ओर नीचे देखा और समझ गया कि वह उससे नाराज है। उसे यह जरा भी अच्छा नहीं लगा। यही हाल उसकी अपनी बेटियों के साथ भी था। अगर उसके बेटे ने भी उसे जरा तिरछी नजर से देखा होता तो वह उसे जमीन पर गिरा देता, लेकिन बेटियां उसकी सारी दीवारें तोड़कर भीतर पहुंच जाती थीं, अंदर तक उतरकर संदेह पैदा कर देती थीं। फिर भी इस मामले में उसे पूरा यकीन था कि वह सही था, इसलिए वह अपने रुख पर अडिग रहा। इसे व्यक्तिगत मत बनाओ इशलीन, मैं बहुत समय से यह सब कर रहा हूं और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे ऊपर से आदेश लेकर आओ और फिर यहां आकर एक अनजाने नए रंगरूट को मेरे हवाले कर दो। इशलीन एक स्फिंक्स की तरह खड़ी रही, अपनी स्थिति से 1 इंच भी नहीं हिली। नायर ने सिगरेट का एक कश लिया और कहा, मुझे लगता है तुम्हें हम सबका सिर दर्द बचाना चाहिए और वापस अपनी गाड़ी में जाकर उसे वहीं ले जाना चाहिए जहां से उसे लाई हो। इशलीन को हैरानी हुई कि उसे वास्तव में कितनी नफरत सी महसूस हो रही थी। वह इस काम पर 1 साल से अधिक समय से काम कर रही थी। उसका विश्लेषण और उसकी अंतर्ज्ञान दोनों ही कह रहे थे कि वीर नारायण वही आदमी है जिसे वे ढूंढ रहे थे। फिर भी उसे ऐसे खारिज किया जा रहा था जैसे वह कोई नौसिखिया हो जिसे पता ही न हो कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इशलीन धीरे धीरे पोर्च की सीढ़ियां चढ़ी और सीधे नायर के सामने खड़ी हो गई। अनुभवी नायर थोड़ा पीछे हट गया, साफ असहज होते हुए, क्योंकि वह किसी ऐसे इंसान को अपनी निजी जगह में नहीं चाहता था जिस पर वह हाथ भी नहीं डाल सकता था। मुझे दोपहर में बहुत सारा काम करना है इशलीन, तो जितनी जल्दी तुम वापस गाड़ी में जाओगी उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। इशलीन ने अपने कंधे सीधा किए और एक कसकर भरे स्वर में पूछा, अंकल, क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है? बात ये नहीं है। यही तो बात है। मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आप मुझे इतनी कम नजर से देखने लगे हैं? वह थोड़ी और पास आई। नायर के पैर हिलने लगे। उसका चेहरा सिकुड़कर गुस्से में बदल गया। तुम जानती हो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज मानता हूं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करते हो जैसे मैं अभी भी कोई टीनेजर हूं? मैं नहीं मानता कि तुम नालायक हो। तुम बस यह सोचते हो कि मैं विश्लेषण तक सीमित रहूं और भर्ती और प्रशिक्षण का काम तुम पर छोड़ दूं। मुझे लगता है ये बात पूरी तरह से उचित है। एक काम करो और अपने चश्मे उतारो। उस निवेदन ने नायर को चौंका दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जानती हूं और मैं तुम्हारी औरतों को घूरने वाली आंखें देखना चाहती हूं जब मैं तुम्हें वो बात कहूं जो किसी को बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। नायर ने मुस्कुराकर बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन इशलीन ने फिर कहा कि चश्मा उतारो। नायर ने मजबूरी में चश्मा उतार दिया। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, बल्कि शायद इस दुनिया में
तुम्हारे अलावा किसी और पर मैं अपनी जान इतनी शांति से नहीं छोड़ सकती। तुम बेशक उन सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक हो जो इन ऑनपैरेटिव्स को मजबूत बना सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? तुम एक तरफा सोचते हो। सच में? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम वास्तव में समझते हो कि हम किस तरह के इंसान की तलाश कर रहे हैं। नायर ने उपहास में सीटी बजाई, जैसे ये बात हास्यास्पद हो। सही है, और तुम इतनी जिद्दी हो कि ये देखने को तैयार नहीं हो। तुम सोचती हो कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एक दिन अचानक बन गया। सोचो किसने उन सबको ट्रेन किया, किसने उन्हें चुना, किसने उन्हें वो कुशल जानलेवा मशीनें बनाया जो वे हैं। तुमने, और तुम जानते हो मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। मैं हमारे तीसरे लक्ष्य की बात कर रही हूं। नायर ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था उसने कहां वार किया है। वह चुपचाप सोचने लगा कि क्या अमनजीत धवन ने उसे ऐसा करने को कहा है, और बोला, तुम्हें लगता है ये सब आसान है? तुम ये सारा ऑपरेशन चलाना चाहती हो? इशलीन ने सिर हिलाया और आश्चर्य से मुस्कुराई। जानते हो, तुम जितने सख्त इंसान हो उतने ही जल्दी आहत हो जाते हो। तुम्हारी आवाज उन डेस्क पर बैठने वाले अफसरों जैसी लग रही है जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में अपनी छोटी सी डेस्क को किसी थर्ड वर्ल्ड तानाशाही जैसा चलाते हैं। ये ऐसा था जैसे उसने उसके पेट में किसी मोटी लकड़ी से वार कर दिया हो। नायर वहां खड़ा रह गया, निर्वाक। तुमने एक व्यक्तित्व पूजा की संस्कृति खड़ी कर दी है। तुम्हारा हर एक रंग रूट वही है जो तुम 20 से 30 साल पहले थे। और इसमें गलत क्या है? कुछ नहीं। अगर हम अपने पहले 2 लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑपरेटिव तैयार करना जिनके पास जरूरत पड़ने पर गंदे काम करने की काबिलियत हो, और फिर दूसरी, एक अत्यधिक मोबाइल टैक्टिकल असॉल्ट टीम बनाना। लेकिन जब तीसरे लक्ष्य की बात आती है तो हम अब भी शुरुआत की रेखा पर ही खड़े हैं। नायर को ये सब सुनना पसंद नहीं आया, लेकिन वह कोई नासमझ बेवकूफ नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे किस काम के लिए रखा गया है, और ये भी कि अब तक वह तीनों में सबसे नाजुक कार्यक्रम पर कोई खास तरक्की नहीं कर पाया है। फिर भी वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। मैं किसी को भी मारना सिखा सकता हूं, यह आसान है। तुम हथियार उठाते हो, ट्रिगर दबाते हो, और अगर तुम्हारा निशाना सही है, बूम, एक सीसा शरीर में घुसता है, कोई जरूरी अंग चीरता है और काम तमाम। अगर तुम्हारे पास जरा भी दम है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कैसे किसी के बगल में चाकू घुसाकर उसका दिल गुब्बारे की तरह फोड़ना है। भाड़ में जाए, मैं तुम्हें किसी को मौत के घाट उतारने के 1000 तरीके दिखा सकता हूं। मैं तुम्हें युद्ध के मैदान की तकनीकें तब तक सिखा सकता हूं जब तक मेरा चेहरा नीला न पड़ जाए। लेकिन, इशलीन ने पूछा, उसे उसी दिशा में ले जाते हुए जिसकी ओर वह बढ़ रहा था। किसी इंसान को उस चीज में बदलना जिसकी हमें तलाश है। नायर रुका और सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। इशलीन ने गहरी सांस ली। यही वह मौका था जिसका उसे इंतजार था। उसने नायर की बांह को हल्के से छुआ और कहा, मैं ये नहीं कह रही कि ये आसान है, और इसीलिए तुम्हें हम में से बाकी लोगों पर भरोसा करना शुरू करना होगा कि हम अपना काम जानते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि जब तक कोई बूट कैंप से होकर न गुजरे, तब तक वह तुम्हारी प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं होता। और आमतौर पर मैं तुमसे सहमत होती, लेकिन ये मामला अलग है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपना नियंत्रण छोड़ना होगा। जो कुछ मैं उस गाड़ी में लाई हूं वही है जिसकी तुम इतने समय से तलाश कर रहे हो। कोई बुरी आदत नहीं जिसे ठीक करने में तुम्हें महीनों लगेंगे। वो कठोर सैन्य अनुशासन भी नहीं जो इन सब लोगों को किसी भी शहरी माहौल में दूर से ही अलग दिखा देता है। नायर ने गाड़ी की ओर देखा। हमारे सारे परीक्षणों में उसके नतीजे बेमिसाल हैं, और अब वो तुम्हारा है गढ़ने के लिए। गंभीरता से नायर ने उस कच्चे कोयले के टुकड़े की ओर देखा जिसे इशलीन उसके हवाले करने जा रही थी। बशर्ते तुम अपना अहम निगल सको और मान सको कि वो छोटी लड़की जिसे तुम घुटनों पर उछालते थे अब बड़ी हो गई है, और शायद तुम्हारे मुकाबले बेहतर नजर रखती है असली प्रतिभा पर। शतरंज की मात, नायर ने मन ही मन सोचा। अब मैं इस नालायक के साथ फंस गया हूं।
कम से कम कुछ दिन तो, जब तक मैं कोई तरीका न ढूंढ लूं जिससे इसे खुद ही छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। ठीक है, उसने हार मानने वाले लहजे में कहा, लेकिन कोई खास रियायत नहीं। उसे बाकी लोगों की तरह ही मेहनत करनी होगी, वरना वो बाहर है। मुझे किसी रियायत की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे अलग से अपना मशहूर खास ध्यान दिया है तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। नायर ने उसकी बातों को पचाया और फिर छोटा सा सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे तरीके से करूंगा, लेकिन याद रखना, अगर मुझे जरा भी कमजोरी की बू आई। मुझे पता है, इशलीन ने कहा, उसका अंतिम शब्द छीनते हुए। तुम उसे ऐसा महसूस कराओगे कि उसने काश तुम्हें कभी देखा ही ना होता। अब इशलीन ने जितना वह चाहती थी उतना दबाव बना लिया था। अब वीर नारायण को इस जिद्दी बूढ़े को दिखाना था वही बात जो वह पहले से जानती थी। मुझे फार्म जाना है कुछ काम निपटाने। मैं रात के खाने तक लौट आऊंगी। वह गाड़ी की ओर मुड़ी और पीछे मुड़कर चिल्लाई, और वो बाकी 6 लोगों से ज्यादा थका हारा या टूटा फूटा ना दिखे, वरना तुम्हें एक बहुत नाराज भतीजी का सामना करना पड़ेगा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।